हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का क्लास स्पेशल क्लास ये है कि पिछले क्लास में जैसे हमने नियम लिखा था कि राउल्ट का वाष्प दाब का नियम, अंग्रेजी में कहा जाता है राउल्ट्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर। इसके रिगार्डेड हमने वाष्प दाब का डिफिनीशन बताया था। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, गौर करके सुनिएगा। वाष्प दाब का हमने डिफिनीशन क्या बताया था कि लोगों के मन में ये संदेह होता है कि जो वाष्प दाब लगाता है वही वाष्प दाब होता है, जो बिल्कुल गलत है। बट 10th क्लास तक लोग यही पढ़ाते थे, हम भी यही पढ़े हैं, लिखते भी थे, नंबर भी मिलता था, एग्जाम भी पास कर गए। लेकिन इतना जान लीजिए कि जो वाष्प दाब लगाएगा वह वाष्प दाब नहीं होता है। इसका डिफिनीशन होता है क्या कि जब किसी बंद बर्तन में वाष्पीकरण एवं निम्नीकरण दोनों प्रक्रिया साम्यावस्था में आ जाती है और उस परिस्थिति में जो दाब आरोपित होता है उसी को कहा जाता है दाब, सॉरी, वाष्प दाब। इसका अंग्रेजी में डिफरेंस, इन एनी क्लोज्ड वेसल द प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन is in equilibrium state, and that time such pressure is to be exerted is known as vapor pressure। इतनी बात क्लियर है आप लोग को। अब ध्यान दीजिएगा, वाष्प हमने बताया था, फिर आप इसके पहले भाग में देख सकते हैं। आज हम राउल्ट नियम का डेवलपमेंट करेंगे। पहले देख लीजिए राउल्ट नियम क्या होता है। मैं पूरी बात तो नहीं लिख सकता क्योंकि बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी बातें ऑनलाइन क्लासेज में बताना उतना आनंददायक नहीं होता है। सामने आप होते तो बहुत सारी बातें इसके बारे में डिस्कशन है, लेकिन आप ऑनलाइन में आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो थोड़ा ऐसा मैं कर रहा हूं कि थोड़ा आपको समझ में भी आए और याद भी रहे और आगे काम भी आए। ध्यान दीजिएगा, पहले जान लीजिए कि राउल्ट एक वैज्ञानिक का नाम है ना। राउल्ट ने ही दिया था और अपने ही नाम के आधार पर इस नियम का नाम रख दिया राउल्ट का वाष्प दाब का नियम, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं राउल्ट्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए ईस्वी सन बहुत पुरानी बात है, ईस्वी सन हर बुक में 1-2 साल इधर उधर दे दिया रहता है, तो उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। बट ये दिया गया था कब, 1887 यानी 1887, और इसको देने वाले महान वैज्ञानिक कौन थे, राउल्ट। अब गौर करिएगा यह नियम क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इस नियम के अनुसार आदर्श विलयन, आगे आप पढ़िएगा 2 विलयन, आदर्श और अनादर्श। आप पढ़िएगा क्या कि जो राउल्ट नियम का हर एक परिस्थिति में पालन करता है उसको आदर्श विलयन करते हैं और जो पालन नहीं करता उसको अनादर्श विलयन करते हैं। तो मैं इसका डिस्कशन करूंगा, तो पहले मैं राउल्ट नियम को थोड़ा डेवलप कर दूं, है ना। इस नियम के अनुसार आदर्श विलयन के किसी भी घटक कण का आंशिक दाब उस घटक कण के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब या मोल अंश का गुणनफल का बराबर होता है। अब थोड़ा गौर करना है, कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है। इसमें 2 फेज इंपॉर्टेंट होगा। देखिए क्या है, यहां तो लोग ध्यान नहीं देते हैं। एक है आंशिक दाब और एक है कहां गया, वाष्प दाब। ये 2 है, दोनों दाबे हैं, लेकिन एक है आंशिक है और एक का नाम है वाष्प। तो दोनों को समझना है कि क्या है आंशिक दाब और क्या है वाष्प दाब। एक मैं फिगर से समझता हूं कि जैसे मान लीजिए कोई बर्तन है ना, क्या बर्तन उससे लेना देना, बंद बर्तन है, इसमें शुद्ध रूप से मान लीजिए ए है, कोई एक घटक कण अकेला है ना, ये अकेले जो दाब लगाएगा अकेला, उसको हम लोग कहते हैं क्या, वाष्प दाब। अकेले लगाएगा, इसके साथ कोई नहीं है। जब ये अकेला दाब लगाएगा तो ये होगा वाष्प दाब। अब मान लीजिए इसी बर्तन में ए प्लस बी 2 को रख दिया गया और जब दोनों मिलकर दाब लगाएगा तो अब इसका दाब वाष्प दाब नहीं, क्या कहलाएगा, आंशिक दाब। थोड़ा गौर करिएगा, सुनने वाली समझने वाली बात है, क्लास में रहता तो और बेटर समझ में आता, लेकिन ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई भी घटक कण, क्या है उससे लेना देना नहीं है, कोई भी घटक कण अकेला दाब आरोपित करेगा तो उसको कहेंगे शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब। अगर वो किसी के साथ कम से कम एक नहीं तो करोड़ों अरबों से हमको लेना देना नहीं है, जब अकेला रहेगा तो
तो वाष्प दाब, किसी के साथ रहेगा तो वही दाब हमारा कहलाएगा आंशिक दाब। जैसे मान लीजिए अगर कोई वस्तु आप अकेले उठाएंगे, ध्यान दीजिएगा, कोई भी वस्तु अकेले उठाएंगे तो आपका जो दाब होगा उसको कहेंगे वाष्प दाब, और किसी से मिलकर उठाएंगे, किसी के साथ कम से कम एक, अधिक से अधिक कितना भी हो, अगर साथ में मिलकर उठाएंगे तो आपका दाब वाष्प दाब नहीं क्या कहलाएगा, आंशिक दाब। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी घटक कण का आंशिक दाब लिखा है तो जान लीजिएगा उसके साथ और कोई ना कोई घटक कण अवेलेबल है। अगर कहेगा वाष्प दाब तो समझिएगा कि उसके साथ और कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो एक हुआ वाष्प दाब और आंशिक दाब। अब इसको हम समझते हैं, ध्यान देखिए, तीन घटक कण से हम इसको समझेंगे, है ना, पूरी बात समझ में आएगी, आपको समझना है। देखिए इसका एक्सप्रेशन देखते हैं ना, व्यंजक, व्यंजक देखिए क्या होता है, तनिक गौर करिएगा। माना कि तीन लेते हैं ना, तीन घटक कण ए, बी एवं सी है। तीन गो घटक कण हैं जो तीनों मिलकर एक विलयन का निर्माण कर रहा है। अब देखिए क्या, ध्यान दीजिएगा, अगर लिखना होगा ए का क्या, आंशिक दाब, ध्यान दीजिएगा, तो इसको लिखते हैं क्या, पी ए। अगर बी का आंशिक दाब लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, पी बी। और सी का आंशिक दाब क्या लिखेंगे, पी सी। ये पॉइंट हुआ, ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिए। अब देखिए अगर लिखना होगा ए का वाष्प दाब, इसका फेज और भी है, थोड़ा समझिए, ए का वाष्प दाब, तो इसको लिखेंगे पी ए नॉट, ठीक है। अगर बी का लिखना होगा वाष्प दाब तो क्या लिखेगा, पी बी नॉट। अगर सी का लिखना होगा वाष्प दाब तो पी सी नॉट। एक हुआ पी ए, पी बी, पी सी, एक हुआ पी ए नॉट, पी बी नॉट, और एक का नाम है क्या, पी सी नॉट। ध्यान दीजिएगा ये जो नॉट लगाया गया है इसको वो जीरो भी कहता है, ये शुद्ध अवस्था को बताता है और किसी के साथ के बताता है। अगर लिखना होगा ए का क्या, मूल अंश, है ना, तो ए का मूल अंश लिखाएगा एक्स ए, और लिखाएगा बी का मूल अंश क्या, एक्स बी, और सी का मूल अंश लिखाएगा क्या, एक्स सी। एक्स ए, एक्स बी और एक्स सी। अब फिर गौर फरमाइएगा, अब यहां लिखाएगा राउल्ट नियम से। तो राउल्ट नियम से हमारा टर्म क्या है कि किसी भी घटक कण का जो आंशिक दाब होता है उसके वाष्प दाब और उसके मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। तो राउल्ट नियम से होगा क्या, पी ए बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स ए। ध्यान दे रहे हैं, पी ए बराबर क्या होगा, पी ए नॉट इंटू एक्स ए। इसको मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। और इसी प्रकार पीबी बराबर क्या हो जाएगा, इसी प्रकार, ध्यान दीजिएगा, पीबी बराबर हो जाएगा क्या, सॉरी, पीबी बराबर पीबी नॉट इंटू एक्स बी, और बताइएगा पीसी बराबर क्या होगा, तो पीसी नॉट इंटू एक्स सी। इसे मान लीजिए 3 और इसे मान लीजिए 2। ये हुआ राउल्ट नियम का सिंगल फेज कि पी ए बराबर पी नॉट इंटू पी इतना टर्म हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम इस टर्म में भी दिया रहता है कि पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, और पीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स सी। ऐसा भी टर्म का आगे मैं बोला ना कि बहुत सारे पेज हैं, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए कि पी ए जो होता है, यानी ऐसा भी बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि इस नियम के अनुसार आदर्श विलयन के किसी भी घटक कण का जो आंशिक दाब होता है उसके मोल अंश का
अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। सिंपल इंग्लिश बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर, the partial pressure of any component is to be directly proportional to the mole fraction of respective component। और आप जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म आता है ना, तो यहाँ पर ये शुद्ध अवस्था का जो वाष्प दाब है ये कांस्टेंट टर्म आया है, तो ये नॉट इतना टर्म हो गया। अब आप ये भी पढ़े होंगे, देखिए मैं पूरी बात लिख रहा हूँ कि किसी भी विलयन का जो कुल दाब होता है, कुल दाब होता है उसके प्रत्येक घटक कण के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। यानी यहां पर अगर हमें कुल दाब को डिनोट करना होगा तो कुल दाब को कहते हैं क्या, पी टोटल। तो फाइनली पी टोटल बराबर होता है पी ए प्लस पी बी प्लस क्या होगा, पीसी, है ना। आप इसको लिख सकते हैं फाइनली, क्या ध्यान दीजिएगा, फाइनली लिख सकते हैं पी ए नॉट एक्स ए आप पी बी नॉट एक्स बी आप प्लस पी सी नॉट एक्स सी। आप ये टर्म भी दे सकते हैं। अब देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे, पूरा बात नहीं हुई है कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं। यानी इसका टर्म क्या होता है कि किसी भी विलयन के प्रत्येक घटक कण का जो आंशिक दाब होता है, प्रत्येक घटक कण के आंशिक दाब का जो योग होता है उस विलयन के जो होता है उस विलयन के कुल दाब के बराबर होता है। तो पी टोटल बराबर पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, पी टोटल का इतना टर्म आया। ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको और एक्सप्रेशन मैं बढ़ा रहा हूं। देखिए सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप एक जानते होंगे आदर्श गैस समीकरण, पढ़े हैं ना, अंग्रेजी में पढ़े होंगे आइडियल गैस इक्वेशन। देखिए इसको मैं इसी पेज पर दे रहा हूं कि आदर्श गैस समीकरण पढ़े होंगे आप क्या, कि PV इक्वल टू nRT, है ना। PV इक्वल टू क्या है, nRT। ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहां हम वॉल्यूम को क्या लेंगे, कांस्टेंट, और साथ साथ टेम्परेचर को भी लेंगे कांस्टेंट। इसको फिगर से भी देखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट लिया है और टेम्परेचर को भी हमने क्या लिया है, कांस्टेंट लिया। ध्यान दीजिएगा, तभी समझ में आएगा, तो नहीं समझ में आएगा। वॉल्यूम को कांस्टेंट और टेम्परेचर को भी क्या लिया है, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट लिया है तो अब यहाँ A के लिए यूज करेंगे, है ना। तो A के लिए जब यूज करेंगे तो देखिए क्या होगा, PA, भी में A लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यहाँ होगा NART। तो आप बताइए कि PA बराबर क्या होगा, NART बाई V, ठीक है। इसको मान लेते हैं क्या, इस समीकरण नंबर 4 और इसको 5, है ना। तो इसको मान लेते हैं क्या, 6, ठीक है। और इसी प्रकार PV बराबर होगा क्या, इसी प्रकार PV बराबर होगा क्या, बोलो, NBRT बाई V। इसको मान लीजिए समीकरण 7, ठीक है। और PC बराबर होगा NCRT बाई V, इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 8, है ना। ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखिए तब फाइनली ध्यान दीजिएगा कि अब अगर हमें, देखिए ये हो गया 6, ये 7, ऊपर का क्या हुआ 8। अब यहां लिखाएगा क्या कि समीकरण 6, 7 एवं 8 का मान
समीकरण कै में, 4 में रखने पर। समीकरण 6, 7 एवं 8 का मान समीकरण कै में रख देंगे, 4 में। जब रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या, पी टोटल। तो पी टोटल में टर्म आएगा, देखिए क्या क्या है यहाँ, NART बाई V प्लस NBRT बाई V प्लस NCRT बाई V। अब ध्यान दीजिएगा तभी समझ में आएगा कि P टोटल, तो P टोटल बराबर देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, Na प्लस NB प्लस NC, ये मूल की संज्ञा है ना, और ये हो जाएगा क्या, RT बाई V। P टोटल बराबर Na प्लस NB प्लस NC RT बाई V। इसे मान लीजिए समीकरण नंबर कितना, 9। ध्यान दीजिएगा, अब ये देखिए अब क्या लिखेंगे कि समीकरण, गौर करिएगा, ये समीकरण कितना है, 6, और ये समीकरण कितना है, 9। अब लिखेंगे समीकरण 6 बाई समीकरण 9। जब करेंगे तो यहाँ है PA और यहाँ है क्या, P टोटल। PA, तो PA का वैल्यू क्या है, NART बाई V, और P टोटल है क्या, Na प्लस NB प्लस NC RT बाई V। RT बाई RT कैंसिल हो गया, और ये टर्म हो गया क्या, PA बाई P टोटल। तो PA बाई P टोटल, और यहाँ हो गया क्या, Na बाई Na प्लस NB प्लस NC। गौर करिएगा, तो ये आपका मोल अंश का टर्म हो गया ना, तो मोल अंश का टर्म हो गया, तो ये हो गया क्या, PA बाई में P टोटल, और ये टर्म बना क्या, XA, और फाइनली PA बराबर XA गुणे P टोटल भी होता है। इसे समीकरण कितना मानिए, 10। यानी क्या होता है कि किसी भी घटक कण का जो आंशिक दाब होता है उसके मोल अंश और उसके कुल दाब का गुणनफल के भी बराबर होता है। और इसी प्रकार आपका देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार आपका क्या होगा कि PB बराबर XB गुणे P टोटल। इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 11, और PC बराबर XC गुणे P टोटल। इसे मान लीजिए समीकरण 12। अब इसको प्रूव करके देख लीजिए कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। तो देखिए P टोटल बराबर हमने लिखा था PA प्लस PB प्लस PC। ध्यान दीजिएगा, PA प्लस PB प्लस PC। PA का वैल्यू अभी हमने लाया है क्या, XA गुणे P टोटल प्लस, यहाँ घबरा रहा है, यहाँ कर दे रहा हूँ, P टोटल है ना। तो PA बराबर आया था क्या, XA गुणे P टोटल प्लस XB गुणे P टोटल प्लस XC गुणे P टोटल, है ना। तीनों में से आपका क्या होगा कि P टोटल क्या होगा, कॉमन होगा ना, और ये होगा XA प्लस XB प्लस XC। और आप जानते हैं कि घटक कण के मूल अंश का योग 1 होता है ना, अरे बोलो, तब P टोटल बराबर P टोटल। यानी टर्म को किसी तरह ले चलिए, टर्म में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अब इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है तो बहुत सारी बातें समझ में आएगी। अब सुन लीजिए कि राउल्ट नियम किसके लिए एप्लीकेबल होता है। देखिए एक टर्म होता है वाष्पशील और एक होता है अवाष्पशील। तो वाष्पशील अगर घटक कण रहेगा
तो उसके लिए राउल्ट नियम का पालन नहीं होगा, वहां राउल्ट नियम लगाना संभव नहीं है। और दूसरा होता है, एक होता है संयोजन और एक होता है वियोजन। अब ध्यान से देखिएगा कैसे क्या होता है कि अगर, ध्यान दीजिएगा, अगर आयनिक कण होगा, आयनिक घटक कण होगा, आयनिक घटक कण होगा, जैसे मान लीजिए कि NaCl है, तो ये टूटता है तो क्या बनाता है, Na++Cl-। अगर कोई घटक कण टूट जाता है या इसी का ऑपोजिट होगा क्या, Na++Cl-, ये जुट जाएगा तो क्या होगा, Na से, यानी टूट जाए चाहे जुट जाए, इसके लिए इसको कहते हैं वियोजन। इसको क्या कहते हैं, वियोजन, और इसको कहते हैं क्या, संयोजन। एक है वियोजन और एक होगा संयोजन। तो वियोजन और संयोजन के लिए राउल्ट नियम का पालन नहीं होता है। राउल्ट नियम का पालन तभी होगा जब घटक कण अवाष्पशील होगा, नॉन वोलेटाइल होगा। ध्यान दे रहा है ना। और इसका टर्म एक और बनता है, देखिएगा ध्यान से, क्या कि किसी भी विलयन का जो आंशिक दाब होता है वह विलायक के वाष्प दाब और उसके मोल अंश के गुणनफल के भी बराबर होता है, या जो कुल दाब होता है उसके प्रत्येक घटक कण के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। तो ये जो होता है ये पूरा कंफ्यूजन होता है। यह कंफ्यूजन दूर होगा कब, जब क्वेश्चन बनेगा तब। तो आप क्या कीजिएगा, अब आपके लिए गाइडलाइन क्या है कि आप इसको एक दो बार रिपीट करके देखिएगा, बुक में भी देखिएगा, टर्म यही मिलेगा, पॉइंट यही मिलेगा, आपको घबराने की जरूरत, आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि देखिए क्या होता है, और क्लास में रहने पर सारी बात बताकर की जाती है। इस रूल को पढ़ाने के लिए कम से कम 2-3 दिन लिया जाएगा। अब इसमें हम आधा आज बताएंगे, आधा कल बताएंगे, तब नहीं समझ, हमको 20 मिनट में ही पूरा कंप्लीट लेक्चर दे देना है। तो आप इसमें कुछ कुछ पॉइंट समझ जाएंगे, बेटर समझ जाएंगे, लेकिन क्लास के लिए वेट कीजिए, पूरी बात को और डेवलप किया जाएगा तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, इसकी गारंटी है ना। तब इसको देखिएगा, इसके आगे वाले भाग में हम इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।